Assalamu alaikum everyone. I am Barrister Hamna Zain and today we'll discuss the topic contract under Contract Act 1872. So now what is a contract? ठीक है, इसके अंदर इसके कई आप कहेंगे चलो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस बहुत सिंपल है, कंसिडरेशन सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन no, we will go into detail and today in this lecture I will just cover what a contract is. So पहली जो असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होती है ना आपकी, दैट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट लॉ. तो वो क्या हो जाता है आपका, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. सो योर फर्स्ट असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. दैट एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल एट लॉ which is called a contract. So first essential of a valid contract is an agreement which is enforceable at law. Enforceable at law होना चाहिए. इस पे मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि वो क्या होता है. इन्फोर्सेबल लॉ अगर होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. अब क्या बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में बीच में कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में फ़र्क क्या होता है. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई बीन प्रैक्टिसिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ कॉर्पोरेट में मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा अभी तक कंफ्यूजन थी कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है. अच्छा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं आपके, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते. सो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना क्या ज़रूरी है, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है. सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते. अब आप देखें कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स क्या होती हैं. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स जो हैं, ये जो बेसिकली मैंने अभी बात की है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके पीछे वजूहत हैं जो कि मैं एक दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी, उसके अंदर कवर करूंगी. उसमें ये होता है कि कुछ एग्रीमेंट्स जो होते हैं वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. बट लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि ये है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे एग्रीमेंट्स आपके, बट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते. वो एग्रीमेंट्स जो कि इन्फोर्सेबल एट लॉ होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स क्या होती हैं, एसेंशियल्स क्या होती हैं, ठीक है. डोंट कंफ्यूज दिस विद ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन कि वो ये होंगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा बन जाएगा. नो, पहले, क्योंकि ये अब मैं उससे भी पहले की बात कर रही हूँ, समथिंग विच इज even very basic and preliminary to the actual understanding of कि contract बनता कैसे है. ठीक है, आपके एग्रीमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ऑफ एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, एवरीबडी नोज दिस, बट वी विल फर्स्ट कवर द वेरी बेसिक्स विच इज दैट व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स आपकी, सबसे पहले एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए that person needs to have the legal capacity. So legal capacity का मतलब ये है कि वो sane mind होना चाहिए, वो adult होना चाहिए. So वो जो भी legal law में requirements होती हैं कि adult हो, sane mind हो, वो ही contract में enter हो सकता है. So आपका number 1 हो गया legal capacity हो गई आपकी. number 2 आपका हो गया free consent. So 1 is legal capacity and number 2 is free consent. एंड अच्छा, फ्री कंसेंट का क्या मतलब है कि फ्री कंसेंट, आपके पास फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए. क्यों? लेकिन इसीलिए क्योंकि जब तक आपका फ्री कंसेंट ही नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. लेकिन आपको फ्री कंसेंट में भी मैं चली जाती हूँ डिटेल में कि इसके 2 काइंड्स होते हैं. देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसेंट्स. सो लॉ में 2 कंसेंट्स हैं, ठीक है. 2 कैटेगरीज है. मैंने ये यहाँ पे इसलिए बना लिया था सो दैट यू कैन you know for your so that you can keep it in your record, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फ्री कंसेंट के 2 काइंड्स हैं. एक काइंड आपकी सेक्शन 13 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है जो कि सिर्फ कंसेंट है, और दूसरी आपकी सेक्शन 14 में दी गई है जो कि फ्री कंसेंट है. सो सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 के अंदर ये डिफरेंस है कि 2 तरह के कंसेंट होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स में लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए. नंबर 2 आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए. फ्री कंसेंट क्या होता है, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसेंट होते हैं. एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसेंट होने चाहिए. सेक्शन 13 में कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है कि मीटिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम थिंग. सो आप, मेरा कंसेंट है कि हाँ ये मैं चीज़ खरीदूंगी, उसी से खरीदूंगी, इस तारीख पे खरीदूंगी, मैं उसको पेमेंट दूंगी, मेरा कंसेंट है. दोनों पार्टीज का जो एक सिमिलर
सेंस हो गया या कॉन्सेप्ट हो गया, यू नो दे मीट, द माइंड्स मीट, दे बेसिकली सेम थिंग के ऊपर वो एग्री करते हैं। सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है? सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होएगा उसके पास लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। नंबर 2 उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लुक एट कंसेंट, लुक एट फ्री कंसेंट। हियर मैंने आपको समझाने के लिए कंसेंट की 2 डिफरेंट वो किए बाइफोकेट। व्हाई? बिकॉज द लॉ इटसेल्फ अंडर सेक्शन 13 सेज कंसेंट क्या होता है, 14 सेक्शन 14 सेज दैट फ्री कंसेंट का क्या होता है। फ्री कंसेंट क्या होता है? वो चीज जो के अच्छा वो फ्री कंसेंट नहीं होगी जो आपको अंडर थ्रेट लाइक कोवर्जन के थ्रू आपसे करवाई जा रही है। सो समथिंग दैट इज अ थ्रेट, ठीक है, आपके थ्रेट के थ्रू कराई जा रही है, वो फ्री कंसेंट नहीं होगा, ठीक है। कोवर्जन और थ्रेट हो गया। फ्री कंसेंट में क्या चीज फ्री कंसेंट नहीं होती है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट इज यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। मैं अपनी पोजीशन ऑफ पावर से किसी को जबरदस्ती कहूं कि तुमने ये साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट मुझसे करना है, सो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट। Why? Because it is not being done through free consent. So which is undue influence आपका, that undue influence भी free consent में आ जाता है कोई भी dominant position के थ्रू। इसका थर्ड पार्ट है misrepresentation, that is innocent mistake. misrepresentation अगर हुई हो किसी पार्टी से वो भी कंसेंट नहीं होगा। मैंने आपको पहले एक लेक्चर, अगर सिविल का मेरा आपने लेक्चर सुना हो, फ्री मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मैं उस पर आ जाती हूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई इनोसेंट मिस्टेक है तो फिर आपका फ्री कंसेंट नहीं होगा, और अगर फ्रॉड होगा तो भी फ्री कंसेंट नहीं होगा। व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड? जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज ये चीज जो है ना बार बार यूज होती है, इट्स ऑल कनेक्टेड। मिस रिप्रेजेंटेशन आपको प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा, मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मुझे यूज हो रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं कि यार मैंने वो स्टेटमेंट उसको कह दी, मैं नहीं कह सकती, वो तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। नो, वो मिस रिप्रेजेंटेशन वर्ड जो है हम स्टेटमेंट्स में या कॉन्सेप्चुअली यूज करते हैं वो गलत होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन वो होती है जो कि आपकी इनोसेंट मिस्टेक होती है, या कंसील, जैसे कि आपकी इनोसेंट मिस्टेक है कि मैंने कोई जानबूझ के कोई चीज नहीं छुपाई है, मुझसे गलती से जो है वो मिस्टेकनली छुप गई है, ठीक है। सो दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन ये नहीं कि मैं जानबूझ के उसको फोन पे कह रही हूँ कि वो रेड कलर का फोन है और मैंने जो है वो ब्लैक कह के उसको बेचना है, वो क्या होगा, वो फ्रॉड होगा। दैट विल कम अंडर फ्रॉड, दैट्स नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन। सो मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंट मिस्टेक एंड फ्रॉड इज इंटेंशनल कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट्स। जानबूझ के कुछ झूठ बोलना है, दैट इज फ्रॉड। अगर तो फ्री कंसेंट नहीं हुआ है और जो कि फ्री कंसेंट नहीं है, जो कि कोर्जन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, आपका मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, फ्रॉड हो गया, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो क्या होगा, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल, इट विल नॉट बी वॉइड, इट विल बिकम वॉइडेबल। व्हाट आई डू इज आई रिकॉर्ड अनदर लेक्चर जिसके अंदर एक बहुत मैं वास्ट क्लियर डिफरेंस बता दूंगी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं। सो अगर फ्री कंसेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, नल एंड वॉइड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। सो ये आपके हो गए कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स। मैंने अभी सिर्फ 2 एसेंशियल्स करवाए हैं, लीगल कैपेसिटी और फ्री कंसेंट। नंबर 3 आपके 8 एसेंशियल्स होते हैं, देयर 8 एसेंशियल्स इन कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 आपका हो गया लॉफुल कंसिडरेशन। मैंने जैसे बात की थी, कंसिडरेशन क्या होती है कि मैंने वादा किया कि मैं जो है 10 टीवीज प्रोवाइड करूंगी। मैं एक टीवी कंपनी रन करती हूँ, हमने हैज प्रॉमिस्ड मिस्टर जी कि आई विल प्रोवाइड हिम विद 10 टीवीज, राइट। सो ये मैंने बात कर दी, ठीक है। तो उसके बदले में उसने कहा कि ठीक है, ओके, हो गया, और उसने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने, कुछ भी नहीं देना। सो वो क्या होगा, दैट विल नॉट, बेसिकली उसमें कंसिडरेशन ही नहीं है। उसने जो मुझे 10 टीवी के बेसिकली 10 लाख देने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट, अगर वो नहीं दे रहा तो वो कंसिडरेशन ही नहीं होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट उस सिनेरियो में भी नहीं होगा, तो उसमें वर्ड हो जाता है जब कंसिडरेशन नहीं होती। लॉफुल कंसिडरेशन होनी जरूरी है। 10 टीवी हमना इज गोना प्रोवाइड मिस्टर जी, सो द 10 टीवीज के बदले में मिस्टर जी इज गोइंग टू गिव मी 10 लाख रुपीज। सो व्हाट इज दैट 10 लाख रुपीज इज कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए।
कंसिडरेशन का एक और टॉपिक मैं करवाऊंगी जिसके अंदर मैं बताऊंगी आपको कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है और कहाँ कहाँ कंसिडरेशन एग्जेम्प्टेड होती है. सो लेट्स नॉट गो इन दैट डिटेल. अभी हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल समझ रहे हैं. थर्ड आपका लॉफुल कंसिडरेशन हो गया. लॉफुल ऑब्जेक्ट नंबर 4 होना बहुत जरूरी है. लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई चीज लॉफुल बेच रही हूँ मैं. टीवी लॉफुल है, मतलब मैं कोई इस तरह की इलीगल चीज नहीं बेच रही. तो जो ऑब्जेक्ट है वो टीवी है इस केस में. एंड आई एम सेलिंग टीवीज विच इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट. नंबर 5 इज पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड. पॉसिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं परफॉर्म ही ना कर सकूँ. मेरे पास टीवी नहीं एग्जिस्ट करते. मैं तो टीवीज़ मेरे पास थे ही नहीं, मतलब वो टीवी मैंने किसी और को दे दिया. टोटल लास्ट 10 टीवीज़ बचे थे. कोविड की वजह से मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हुई तो वो टीवीज़ थे ही नहीं. तो फिर पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड का मतलब है कि ये तो मैं दे ही नहीं सकती, तो ये चीज़ आ जाएगी. या फिर इस तरह की चीज़ बहुत ही इम्पॉसिबल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने किसी को वादा किया कि मैं जो हूँ मार्स पे चली जाऊंगी और वहां से उसके लिए कुछ पानी लेकर आ जाऊंगी, मार्स का पानी. सो वो दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट्स इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म. इट्स नॉट पॉसिबल. नंबर 6 इज टर्म्स टू बी सर्टेन. टर्म्स सर्टेन होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में. बोथ द पार्टी शुड नो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर. दे शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी. इसका मतलब ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस में. जब कोई कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस कर रहा होगा या कॉन्ट्रैक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग देखते होंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा वाजे टर्म्स एंड कंडीशंस बयान करते हैं. क्यों? क्योंकि एम्बिग्विटी छोड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती. कल को अगली पार्टी कैन फाइल बेसिकली कैन गो, मतलब वो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं कोई एम्बिगुअस टर्म हो. एंड दैट पार्टी कैन फाइल एक्चुअली गो इन द कोर्ट एंड और आर्बिट्रेशन एंड कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट यू कि ये था. उसकी अब इंटरप्रिटेशन आप आर्बिट्रेटर निकाले, जज निकाले. सो यू नो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रीजंस दैट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वेरी specific and should be very very clear. Number 7 is intention to create legal obligations. Both the parties should have the intention to create legal obligations. है अगर legal obligations नहीं होंगी तो contract नहीं हो सकता. और number 9 आपका आ गया, number 8 आपका आ गया. 8 conditions मैंने आपको कहा था contract की essentials होते हैं. Number 8 is not expressly declared void by Contract Act. This is very important. Something which is not expressly declared void, so it should not be void. Voidable नहीं, void by contract. Law में, Contract Act में ऐसी चीज जो कि एक्सप्रेसली लिखी ना हो कि ये void है, वो चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. और वो कौन कौन सी चीजें होती हैं उस पर हम आ जाते हैं. वो चीजें ये होती हैं कि नंबर 1 एग्रीमेंट. अच्छा, लॉ में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आपकी जो चीज़ें वॉइड है वो कौन सी चीज़ें वॉइड है. नंबर 1 इज एग्रीमेंट. सॉरी, आपका नंबर 1 हो गया एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन मैरिज. ठीक है, जो कोई इस तरह का एग्रीमेंट है जो मैरिज को रोकने के लिए बनना जाए वो वॉइड है. वॉइडेबल नहीं, वॉइड है मतलब वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता. उसकी वो नल एंड वॉइड है, बस उसके बाद बात खत्म हो गई. दैट इज वॉइड. नंबर 2 एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन ट्रेड. मैरिज या ट्रेड को अगर रोकने वाली बात है, ट्रेड को भी, बिजनेस, मैंने बिजनेस करना, मुझे रोकने के लिए एग्रीमेंट बना जा रहा है, दैट कैन नॉट बी एन एग्रीमेंट. नंबर 3 इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. कोई लीगल प्रोसीडिंग्स को पहले से ही रिस्ट्रेन करने के लिए एग्रीमेंट बना रहा है कि कल को वो लीगल प्रोसीडिंग्स कर ही नहीं सकता. मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया टीवी वाला ही केस, और उसमें मैंने कहा कि जो है मेरी दूसरी पार्टी कहती है कि हम ना जो है मेरे अगेंस्ट एक्शन ले ही नहीं सकती. दैट विल कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो एक्शन टू रिस्ट्रेन लीगल प्रोसीडिंग्स कैन नेवर बी कैन बी इट्स वॉइड. सो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लिखा हुआ है ये. नंबर 4 आपके हो गए वेजरिंग एग्रीमेंट्स. वेजरिंग एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो